अपन माइटोकॉन्ड्रिया से स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने मतलब कहाँ तक पढ़ा दिया था तुम्हें, राइबोसोम्स तक पढ़ा दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों एक ही साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जी, ठीक है। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास होता है नॉन ईजिली विजिबल अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड। हमें क्या याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया सब बहुत छोटा ऑर्गेनेली होता है। देखो तुम न्यूक्लियस हमारे पास बड़ा ऑर्गेनेली हो गया, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो बड़ा ऑर्गेनेली होता है माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत साइज में बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें राइबोसोम का साइज बताया था। राइबोसोम का साइज कितना था, राइबोसोम का तुम्हारा साइज था नैनोमीटर में जा रहा था। इसका भी साइज नैनोमीटर में जाएगा, इसका माइक्रोमीटर में जाएगा। देखो इसका माइक्रोमीटर में जाएगा, उसका साइज गया था नैनोमीटर में। तो मैं याद है ना, ये देखो मैंने राइबोसोम का साइज बताया, तुम्हारे पास नैनोमीटर में गया था इसका साइज। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि तुम्हारे पास बहुत छोटा होता है। तो मैं ये पता है ना कि हमारे पास कोई माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारे पास राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। 30S और 70, 30S और 50S वाले दोनों मिलकर के 70S बनाते हैं, ये हमें पता है। तो हमें ये पता चल रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया से भी छोटा है राइबोसोम। तो राइबोसोम सबसे छोटा होता है, माइक्रोमीटर में जाता है। अब इसके बाद आया तुम्हारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास कौन सा होता है, वो माइक्रोमीटर में जाता है। क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया छोटा होता है, अगर छोटा ऑर्गेनेली है तो माइक्रोमीटर में जाता है। उससे भी छोटा कौन सा, मतलब इससे छोटा हमारे पास राइबोसोम, तो नैनोमीटर में जाता है। अब हमारे पास अगर जैसे प्लास्टिड है, वो बढ़ा जाता है। मतलब ये सारे जो ऐसे ऑर्गेनेली होते हैं सेल की, वो माइक्रोमीटर में जाती हैं, ठीक है। तो याद रखना तुम्हें। और राइबोसोम जाता है नैनोमीटर में। देखो ऑर्गेनेल ये हमारे पास साइटोप्लाज्म का क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, प्लास्टिड का जो होते हैं वो भी सारे माइक्रोमीटर में जा रहे हैं। ऑर्गेनेली सारे क्या बोलते हैं, माइक्रोमीटर में जाते हैं। ये 0.1 माइक्रोमीटर में जा रहे हैं, देखो, ठीक है। इसलिए छोटा बोला जाता है। तो हमें याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया को स्पेसिफिकली स्टेन करना पड़ता है देखने के लिए। और हमें देखना है कि अब देखो, द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल वेरिएबल होता है। मतलब हर एक सेल में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरिएबल होता है डिपेंडिंग ऑन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। किसको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से उसके उस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। मतलब तुमने कहीं ना कहीं पढ़ाई होगा ये कि अगर कोई आदमी रहता है वहाँ पे पहाड़ों पे, कोई रहता है आदमी प्लेन में, तो जो प्लेन में है उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया कंपेरेटिवली कम होगा। या फिर कोई एथलीट है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होगा, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा रहता है क्योंकि उसको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो उसके पास एनर्जी और रेस्पिरेशन वो ज़्यादा करता है, तो उसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा चाहिए होता है। तो ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होता है उनके पास, उनके सेल्स में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो वेरिएबल इन शेप एंड साइज, मतलब साइज और शेप सबका अलग अलग रहता है, ठीक है। टिपिकल अगर शेप साइज देखा जाए तो 0.1 0.2 माइक्रोमीटर में याद रख लो। मैंने बताया सारा के सारा। अगर छोटे होते हैं तो मैं बस ऐसे याद रखना कंपेरेटिवली। अब तुमसे अब एडजेक्ट पूछेगा, लेकिन वो ऐसे पूछेगा ना कि तुमसे वो पूछ ले कि मैच द फॉलोइंग में पूछ ले तो तुमसे बता सको। अब अगर तुमसे पूछा एडजेक्ट पूछ लिया जाए तब उसके लिए तुम्हें एडजेक्ट याद रखना पड़ेगा। अब देख लो, मेरे को तो ऐसी है, मैं तो एक तरीका होता है कि तुम 0.1 से 1 माइक्रोमीटर, 1 से 4 माइक्रोमीटर के बीच में इसकी साइज वेरी करती है मोस्टली, ठीक है। लेंथ की ये हमारे पास बोल रखा है डायमीटर की, ये 2 से 1 मीटर माइक्रोमीटर, 0.2 से 1 माइक्रोमीटर, 4 से 1 से 4 माइक्रोमीटर लेंथ, ठीक है। ऐसे वेरी करता है। अब देखो साइज वही दे रखा है, एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर रहता है क्या, डायमीटर। अब हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, हमारे पास क्या बोलते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। जैसे हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पढ़ी थी, 2 होती है, आउटर इनर, ठीक है। वैसे ही इसके अंदर होता है। हमने देखो 3-4 चीज़ें होती है जो कि डबल मेम्ब्रेन होती है। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, दूसरा हमारे पास प्लास्टिड हो गया, तीसरा हमारे पास सेल क्या बोलते हैं न्यूक्लियस ही हो गया, न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, आउटर मेम्ब्रेन जो होता है, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन डिवाइडिंग ल्यूमेन इनटू 2 एक्वस कंपार्टमेंट। मतलब तुम्हारे पास एक सेल है, मतलब एक रिप्रेजेंट करके दिखाऊं तुम्हें, तो तुम्हारे पास अगर ये एक सेल है,
ठीक है। सेल के अंदर हमारे पास अगर हमने माइटोकॉन्ड्रिया ले लिया, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, तो ये हम वही है कि जैसे न्यूक्लियस बाहर वाला साइटोप्लाज्म और अंदर वाला को सेपरेट कर रहा था, उसी तरह से होता है ये भी। मतलब अंदर वाला और बाहर वाला मैट्रिक्स, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स और बाहर जो सेल का मैट्रिक्स होता है वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं मेम्ब्रेन द्वारा। ठीक है। इनटू टू एक्वस कंपार्टमेंट्स। ठीक है। अब क्या बोल रखा है, अब इसके अंदर होता है हमारे पास क्रिस्टे। दो चीज़ याद रखनी है, एक सिस्टर्नी होता है, एक क्रिस्टे होता है। एक सिस्टर्नी होता है, एक क्रिस्टे होता है, और एक तुम्हारे पास मिजोजोम होता है। देखो तीन चीज़ बताता हूँ, क्रिस्टे, सिस्टर्ने और मिजोजोम। तीनों हमारे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं लोग, मैं बताता हूँ। यहाँ पर हमें क्या दिया है, क्रिस्टे दिया हुआ है। क्रिस्टे क्या होता है, हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के जो अंदर ये इनफोल्डिंग होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो हमारे पास ये मैट्रिक्स के अंदर ऐसे फोल्ड होने लगती है। ये क्या करता है, सरफेस एरिया बढ़ाता है, रेस्पिरेशन बढ़वाता है, हाँ, और क्या बोलते हैं सेल डिवीजन में वो करता है। सेम काम होता है मीजोजोम का, लेकिन ये किस में होता है, ये प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है, मतलब हमारे पास हमें एक चीज़ और याद रखनी है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, वो भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती है, मतलब डबल मेम्ब्रेन होती है। हमने पढ़ा है ना कि सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, लिपिड बाई लेयर होती है, एक ऊपर नहीं होती है, एक नीचे रहती है, मतलब एक तरीके से होता है। लिपिड बाई लेयर होती है, दो मेम्ब्रेन, मतलब एक तरीके से उसके अंदर भी ऐसे ऐसे इनफोल्डिंग्स होती हैं, इसको बोला जाता है मीजोजोम। ये किसमें, प्रोकैरियोट्स में हमारे पास मीजोजोम होता है, वो अंदर की तरफ जो होता है। अगर वो इनफोल्डिंग होती है उसको प्रोकैरियोट्स में, उसको मीजोजोम बोला जाएगा। और अगर तुम्हारे पास अगर क्या बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऐसे इनर फोल्डिंग्स हो रही हैं, उसको बोला कर जाएगा क्रिस्टे। सिस्टर ने क्या होता है, सिस्टर ने हमारे पास एक शेप होती है, जैसे वेसाइकल होती है, लैमिला होता है, वैसे सिस्टर ने एक शेप होती है, किसकी, गोल्जी की या फिर ईआर की। ठीक है, मतलब इनकी शेप को बोला जाता है सिस्टर ने, एक तरीका का शेप है सिस्टर ने। जब आएगा पीछे तो मैं बताऊंगा। ठीक है। अब देखो हमसे बोल रखा है मेम्ब्रेन डीमन इनटू टू एक पढ़ लिया, ठीक है। सिस्टर क्रिस्टे पढ़ लिया, इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग टुवर्ड मैट्रिक्स की तरफ। ठीक है। अब हमसे क्या बोल रखा है, अब हम बोल रहा है कि इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ये क्या करता है, सरफेस एरिया बढ़ाते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, हैं। हाँ, मैट्रिक्स की तरफ डेंस होमोजीनस सब्सटेंस, मैट्रिक्स डेंस होमोजीनस सब्सटेंस होता है। हम ये तो पता ही है, होमोजीनियस सब्सटेंस आता है। देखो ये पूछ लेगा, ये क्वेश्चन पूछेगा, उसमें तुम्हारे में लिख के दे देगा, बहुत बड़ा पैराग्राफ लिख के दे देगा, उसमें लिख देगा डेंस हेट्रोजीनस सब्सटेंस। हेट्रोजीनस नहीं, होमोजीनस होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होमोजीनस जो लिखा है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अंदर सेम रहता है, अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके अंदर जो भी कंपोजिशन होता है वो सेम पूरे माइटोकॉन्ड्रिया में सेम रहता है। ठीक है, तो इसलिए डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस बोला जाता है। ठीक है। अब देखो, अब हम ये बोल रहे हैं कि अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो लेस परमिएबल होता है, और जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है वो मोर परमिएबल होती है। ये सब में होता है। जैसे हम क्लोरोप्लास्ट चाहें, क्लोरोप्लास्ट में भी सेम रहता है। हमने स्टोमेटा देखा है, स्टोमेटा में भी हमारे पास सिमिलर होता है कि अंदर वाला मेम्ब्रेन ज़्यादा मतलब कम परमिएबल होता है और बाहर वाला ज़्यादा परमिएबल होता है। ठीक है, लेस परमिएबल देन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, एसोसिएटेड विद सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम होता है, वो उससे वो रहता है, एसोसिएटेड रहता है। इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज द्वारा, मतलब उस पर वो रहता है। हाँ ठीक है, बताता हूँ। इसमें तुम्हारे पास तुमने एक लाइन पढ़ोगे, मतलब एक लाइन होती है कि ऑल द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर ग्लाइकोलिसिस आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। मतलब रुक जाओ, सॉरी, ग्लाइकोलाइसिस नहीं, ऑल द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, या फिर ऑल द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन, इसे ले लो। ऑल द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एक्सेप्ट सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज विच इज
एसोसिएटेड विद द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। यहाँ पर रेस्पिरेशन लिख देगा या फिर क्रेब साइकिल वो लिख देगा तुम्हारा। हाँ, या तो क्रेब साइकिल ले लेगा क्योंकि उसमें भी सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज यूज़ होता है, या फिर तुम उसमें वो ले लो, ईटीएस में ले लो, सब में क्या होता है सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज यूज़ होता है। ये पूरा रेस्पिरेशन का प्रोसीजर चल रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन का, इसलिए रेस्पिरेशन लिख दीजिए। इन सब में से कुछ भी लिख दे तो उसमें तुम्हारे पास यही होगा कि सारे एंजाइम जो होती हैं, मोस्टली सारी एंजाइम होती हैं वो तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में मिलती है, लेकिन एक जो होता है एंजाइम जो वो सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में से एसोसिएटेड रहता है, जिसका नाम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज। हाँ, अब इसमें सेम ऐसे ही इसी का वो आता है कि इसके साथ कौन सा वो इसमें हमसे पूछ देता है कभी कभी कि सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज जो होता है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज है, और इसका हमने बायोमोलिक्यूल में एक वो पढ़ा है इनहिबिटर, जिसको बोला जाता है मेलोनेट। हाँ, जो इसको क्या बोलते हैं, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज का वो होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ठीक है। उसके बाद आता है और क्या आता है, हाँ, और इसका जो और आएगा तो देखेंगे, ठीक है। अब आगे दे रखा है बियर्स हमारे पास क्या करता है, इनर मेम्ब्रेन में हमारे पास क्या करता है बियर F0F1 पार्टिकल, ताकि वो एटीपी बना सके पार्टिकल, और पर ऑक्सीजोम, इसी का नाम बोला जाता है पर ऑक्सीजोम, F0F1 पार्टिकल या फिर पर ऑक्सीजोम, ठीक है। F0F1 पार्टिकल या फिर पर ऑक्सीजोम, इसको रेड से कर रहा हूँ तो इम्पोर्टेंट है, ये मैंने ये कर रखा है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ऑल एंजाइम ऑफ क्रेब साइकिल, ये लिख रखा ना, ऑल एंजाइम ऑफ क्रेब साइकिल लिख रखा है मैंने यहाँ पर, रेस्पिरेशन ले लेता हूँ, एक्सेप्ट सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज इज प्रेजेंट इन मैट्रिक्स, ठीक है। अब क्या लिख रखा है, एनारोबिक्स रेस्पिरेशन, तुम्हारा अब हम उसी में पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन में, प्लांट रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे कि हमारे पास जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है वो साइटोप्लाज्म में हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो उसमें मोस्टली ग्लाइकोलिसिस होती है, उसके बाद तुम्हारे पास या तो लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेशन या फिर अल्कोहल डिहाइड्रोजनेशन होता है। लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेशन में तुम्हारे पास 3 कार्बन ही होते हैं और क्या बोलते हैं 0 CO2 निकलता है, और हमारे पास जो होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेशन, उसके अंदर तुम्हारे पास इथाइल अल्कोहल निकलता है, मतलब 2 कार्बन वाला निकलता है और 1 CO2 निकलता है, ठीक है। उसके अंदर क्या बोलते हैं ATP नहीं बनता, जो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेशन और लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेशन होता है, उसके अंदर तुम्हारे पास कोई भी ATP नहीं निकलता, NADPH यूज़ होता है, बल्कि हाँ NADPH नहीं, NADPH बनता है उसमें, बस एक NADPH बनता है, कोई भी ATP नहीं बनता, मतलब उसमें कोई सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन नहीं होता है, ठीक है। और उसमें क्या बोलते हैं वो तो सबको पता ही है, 13% पे तुम्हारे पास इसमें हो जाता है। देखो तुम्हारे पास 2 जगह दिया हुआ है, एक हमारे पास बायो की एनसीईआरटी में बोल रखा है कि 13% से ज़्यादा पे हम जो अल्कोहल होता है वो हो जाता है, उससे ज़्यादा वो अपने आप को नहीं, मतलब खुद से अपने आप से, मतलब अल्कोहल सॉरी यीस्ट जो होता है अपने आप से क्या अपने आप खुद ही 13% से ज़्यादा अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन नहीं मेंटेन कर पाता, क्योंकि उससे ज़्यादा होगा तो यीस्ट अपने आप को खुद को पॉइजन कर लिया, यीस्ट पॉइजन्स इटसेल्फ, ठीक है। लेकिन हमारे पास सेम यही दे रखा है केमिस्ट्री के बायोमोलिक्यूल में, उसमें क्या दे रखा है 14%, मतलब केमिस्ट्री में एक कोई कहीं पे लिख रखा है, चैप्टर आदि, लेकिन उसमें 14% लिख रखा है, 13% नहीं लिखा है, ठीक है, केमिस्ट्री में। अब हमारे पास बोल रखा है एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गया, यहाँ पर साइटोप्लाज्म में होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में होता है, ये तो बता दिया मैंने। क्रेब साइकिल होती है, उसमें क्रेब साइकिल बोल रहा हूँ, सॉरी ग्लाइकोलाइसिस होती है, क्रेब साइकिल तो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, ठीक है। अब हमारे पास बोल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन बता दिया, प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ ATP पावर्ड, सो पावर हाउस खोला जाता है, सब पता नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल, मुझे 70S राइबोसोम, 70S राइबोसोम होता है इसके अंदर, मैंने बताया 70S राइबोसोम होता है। DNA मॉलिक्यूल भी होता है इसके पास अपना खुद का, सिंगल सर्कुलर होता है, सिंगल सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम जो मतलब माइटोकॉन्ड्रिया होता है खुद का प्रोटीन खुद का बना सकता है, प्रोटीन बना सकता है। अब हमने ये भी पढ़ रहा है ना कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों ही सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे पास
क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस होते हैं, मतलब वो अपने आप को मोस्टली डिवाइड कर पाते हैं, मतलब वो अपना खुद का प्रोटीन बनाते हैं, उनके पास खुद का डीएनए होता है, उनका खुद का पास राइबोसोम होता है, उनके पास उनका खुद का आरएनए होता है, वो अपना खुद प्रोटीन बना सकते हैं, आरएनए और क्या बोलते हैं, आरएनए, प्रोटीन, राइबोसोम सब रहता है इनके पास, अपना खुद प्रोटीन बना सकते हैं, लेकिन इस खुद का बना सकते हैं, मोस्टली बना सकते हैं, लेकिन सारे नहीं बना पाते हैं। तो मतलब मोस्टली बना सकते हैं, सारे नहीं बना पाते, इसलिए कुछ ना कुछ सेल पर डिपेंड रहते हैं, इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस बोला जाता है। और प्लास्टिड को भी, फिर क्लोरोप्लास्ट को भी सेमी ऑटोनोमस इसलिए बोला जाता है। ठीक है, अब देखो क्या लिख रखा है, पोजेस 70 राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, डीएनए मॉलिक्यूल सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड होता है, एंड कंपोनेंट नीडेड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, सारे कंपोनेंट होते हैं इसके पास प्रोटीन सिंथेसिस के। माइटोकॉन्ड्रिया कैन डिवाइड बाय फिजन, मतलब नॉर्मल बैक्टीरिया जैसे डिवाइड करता है फिजन से, वैसे ही ये भी डिवाइड कर सकते हैं। प्लास्टिड की बात करते हैं, पहले इसमें ये देख लो यहाँ पर क्या लिख रखा है, यहाँ पर देखो तुम्हें मैं 2-3 लाइन बताता हूँ, यहाँ पर ऐसे हेंस लिख रखा है ना, या फिर तुम्हारे पास बिकॉज लिख रखा हो, तो वैसे थोड़ी इंपॉर्टेंट लाइन्स होती हैं, इसको पढ़ लेना चाहिए। देखो माइटोकॉन्ड्रिया, देखो दे प्रोड्यूस सेल्यूलर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी, हेंस कॉल्ड पावर हाउस, ये बता दिया। हेंस मतलब यहीं पर सम रीजन लिख बना देगा, माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस बिकॉज, हेंस की जगह बिकॉज लिख देगा यहाँ पर, बिकॉज दे प्रोड्यूस सेल्यूलर एनर्जी। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, दम टू मेम्ब्रेन्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। देखो तुम्हारे पास एक इनर मेम्ब्रेन होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, दोनों मेम्ब्रेन के पास अपने खुद के एंजाइम होते हैं, ये लिखा रहा है। द टू मेम्ब्रेन हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। इनर मेम्ब्रेन का जो काम है उसके लिए उसके पास एंजाइम है, जो आउटर मेम्ब्रेन का काम है उसके पास उसका एंजाइम है। इनर मेम्ब्रेन में हमारे पास वो चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है, तो उसके पास कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 5 होता है हमारे पास, हमने पढ़ रखा है। कॉम्प्लेक्स 1 हुआ, अब रुक जाओ, कॉम्प्लेक्स 2 का तो सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस ही बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स 1 बोला जाता है NADH डिहाइड्रोजनेस। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स 3 होता है, याद नहीं अभी, रुको देखेंगे उसको। ठीक है, ऐसे ही अभी देखना है। अब आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिड दे रखा है, प्लास्टिड फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड यूग्लिनॉइड्स, फाउंड इन प्लास्टिड जो होते हैं, प्लास्टिड फाउंड इन ऑल प्लांट सेल एंड यूग्लिनॉइड, लेकिन एनिमल में नहीं मिलता यूग्लिनॉइड, यूग्लिना देखो ऑल एंड यूग्लिनॉइड्स। तो देखो हमारे पास यूग्लिनॉइड्स कहाँ पर आ रहा है, उसमें जा रहा है हमारे पास ये तुम्हारे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, उसमें हमारे पास होता है प्रोटोजोआ, उसमें होता है प्रोटोजोआ नहीं, प्रोटिस्टा के अंदर 5वां जो पार्ट होता है उसको बोला जाता है प्रोटोजोआ। पहला हो गया हमारे पास डायटम, डाइनोफ्लैजिलेट डायटम्स, फिर हमारे पास आता है यूग्लिनॉइड, डाइनोफ्लैजिलेट, डायटम्स एंड डेस्मिड को बोला जाता है गोल्डन एलगी। अब डायटम्स एंड डेस्मिड, उसके बाद आता है हमारे पास फिर हमारे पास आया डायटम्स, डेस्मिड, डाइनोफ्लैजिलेट। सबसे पहला डाइनोफ्लैजिलेट आता है, सबसे पहले डाइनोफ्लैजिलेट, नहीं सेकंड, सॉरी गलत बोल रहा हूँ। पहला डायटम डेस्मिड, दूसरा डाइनोफ्लैजिलेट, तीसरा यूग्लिनॉइड, चौथा आता है हमारे पास स्लाइमोइड्स, और 5वां आता है प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स में 5 पार्ट होते हैं, एमीबॉइड्स हो गया, सीलिएट्स हो गया, और क्या हो गया, एमीबॉइड, सीलिएट्स, फ्लैजिलेट्स, उसके बाद होता है हमारे पास सीलिएट्स हो गया, और कौन सा होता है, एक होता है हमारे पास जो स्पोरोजोन्स बोलते हैं मलेरिया वाला, और एक होता है हमारे पास, और कौन सा होता है, और होता है एक और होता है। ठीक है, 5 होते हैं, मुझे इतना याद है। अब देखो प्लास्टिड में आते हैं, इजिली सीन अंडर माइक्रोस्कोप एज आर लार्जेस्ट इन प्लांट सेल। देखो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनेली होता है प्लांट सेल में। हमने माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पढ़ा था कि वो वेरी हार्डली विजिबल, अगर तुम उसको स्पेसिफिकली स्टीन नहीं करोगे तब तक नहीं देगा, लेकिन जो प्लास्टिड होता है बड़े होते हैं इसलिए आराम से दिख जाते हैं। ठीक है, डबल, अब तो तुम सब अब 3 चीज़ का वो पूछ दे, जैसे तुम्हारे पास एक राइबोसोम दे दे, और एक तुम्हारे पास माइटोकॉन्ड्रिया दे दे, और एक तुम्हारे पास क्या कहते हैं ये दे दे प्लास्टिड, इन तीनों का साइज लिख के दे दे और मैच करने को बोले हैं, और एक न्यूक्लियस दे दे, चलो एक न्यूक्लियस ले लेते हैं चौथा। हाँ, अब तुम क्या करोगे, सबसे पहले अब तुम्हें ये देखना है कि राइबोसोम सबसे छोटा होता है तो नैनोमीटर में होगा, तो नैनोमीटर वाले से मिला दोगे। दूसरा हमारे पास क्या देगा, अगर हमारे पास ये दिया हो न्यूक्लियस का साइज सबसे बड़ा होता है तो न्यूक्लियस का साइज सबसे बड़ा है तो उसके जो सबसे बड़ा माइक्रोमीटर में जो होगा उसको मिला दोगे। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया से बड़ा होता है, और लेकिन
न्यूक्लियस से छोटा होता है, तो इन दोनों के बीच वाला मार दो और सबसे छोटा वाला जो होता है माइक्रोमीटर में उसको मार दो तुम माइटोकॉन्ड्रिया से डायरेक्ट। ठीक है। डबल मेम्ब्रेनस, ये हमारे पास डबल मेम्ब्रेनस बताया था। हैज पिगमेंट्स, द पिगमेंट्स होता है 10 इम्पैक्ट इम्पार्ट कलर स्पेसिफिक कलर टू प्लांट्स बेस्ड ऑन पिगमेंट टाइप्स। ठीक है। तो जिस टाइप का पिगमेंट है उस हिसाब से कलर भी देता है। क्रोमोप्लास्ट बोला जाता है जिसको। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट बोला जाता है इसको, क्रोमोप्लास्ट। तो देखो हमारे पास 3-4 टाइप के वो होते हैं क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड होते हैं, मतलब प्लास्टिड 3-4 तरीके के होते हैं। उसके अंदर एक पार्ट होता है क्लोरोप्लास्ट। देखो सबसे पहला ल्यूकोप्लास्ट होता है। ल्यूकोप्लास्ट की बात करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट देखो 3 टाइप के लिख रखे हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट की बात कर लेते हैं। पहले इसमें लिख रखा है ल्यूकोप्लास्ट की बात। देखो ल्यूकोप्लास्ट पहले देख लेते हैं। ल्यूकोप्लास्ट लिखा है तो पहले ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है। ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस होता है, प्लास्टिड ऑफ वेरिड शेप्स एंड साइज, अलग अलग शेप और साइज होता है। विथ स्टोर्ड न्यूट्रिएंट, इसके अंदर न्यूट्रिएंट स्टोर्ड रहता है, ये न्यूट्रिएंट स्टोर करता है। ल्यूकोप्लास्ट हमारे पास न्यूट्रिएंट स्टोर करने के लिए होता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, अमाइलोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट हमारे पास स्टार्च स्टोर करता है, इलायोप्लास्ट फैट स्टोर करता है। और हमारे पास एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोन लेयर हमें पता है प्रोटीनिशियस लेयर होती है, तो प्रोटीन स्टोर करता है। यहाँ पर लिख रखा है देखो, इसमें लिखा नहीं है, इधर लिखो एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन स्टोर करता है। ठीक है। अब देखो हमने पढ़ा ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है। अगला पढ़ते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट होता है हमारे पास ग्रीन, सो ट्रैप लाइट, ग्रीन होता है क्लोरोप्लास्ट हमारे पास, ग्रीन होता है तो ट्रैप करता है लाइट को। लेंस ओवल स्क्वायर्ड स्पेरिकल रिबन लाइक इनका शेप होता है। लेंस ले लो, लेंस शेप ले लो, स्पेरिकल ले लो, ओवल ले लो, स्क्वायर्ड ले लो और रिबन लाइक होता है। कैसे भी हमारे पास क्लोरोप्लास्ट का शेप हो सकता है। अब लेंथ वही हो गई 5 मीटर से 10 माइक्रोमीटर, 2 से 4 माइक्रोमीटर ब्रेड्थ। क्लामाइडोमोनास, अब देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लामाइडोमोनास और मीजोफिल। अब सेप साइज, तो अब साइज सब हर एक चीज़ का याद तो हो नहीं पाता, किसी किसी का होता है, किसी किसी का नहीं होता है। अब ठीक है, क्लामाइडोमोनास की वैल्यू दे रखा है हमारे पास, दे रखा है 1 इन ईच। क्लामाइडोमोनास क्लोरेला क्या हुआ, ग्रीन एल्गी हो गया। हाँ, ग्रीन एल्गी के अंदर हमने क्या पढ़ा है। ग्रीन एल्गी के अंदर हमारे पास देखो मैंने रेड ग्रीन ब्राउन, मतलब ब्राउन सबसे ग्रीन, ब्राउन और रेड, ये 3 पढ़े थे। क्या बोलते हैं उसके अंदर एल्गी, 3 टाइप की एल्गी पढ़ी थी। सबसे पहले पढ़ा था ग्रीन एल्गी, उसके अंदर क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी होता है। ग्रीन के बाद आ गया हमारे पास ब्राउन। ब्राउन के अंदर हमारे पास क्लोरोफिल ए और सी होता है, और रेड एल्गी में क्लोरोफिल ए और डी होता है। उसके अंदर हमारे पास फाइकोइरिथ्रिन आता है, उसके अंदर फाइकोइरिथ्रिन आता है जो रेड कलर्स को प्रोवाइड करता है। फाइकोबिलिन होता है, और फाइकोइरिथ्रिन हो गया। फ्यूकासेंथिन होता है हमारे पास इसके अंदर रेड वाले में, सॉरी ब्राउन वाले में। क्लोरोप्लास्ट होता है, जंतुफिल सिर्फ नाम ले देते हैं इसको, उसके अंदर ग्रीन एल्गी में। ठीक है। अब मीजोफिल सेल होता है मोनोनल प्लांट, जो छोटा वाला हो, मतलब जो तुम्हारा एवोल्यूशन में पीछे है, क्लामाइडोमोनास एल्गी पीछे है, तो उसके अंदर एक ही होगा क्या, क्लोरोप्लास्ट। एक क्लोरोप्लास्ट, एक क्लामाइडोमोनास सेल के अंदर एक होगा, एक सेल के अंदर एक क्या बोलते हैं वो होगा क्लोरोप्लास्ट क्लामाइडोमोनास के अंदर। लेकिन अगर मीजोफिल की बात करें, एक सेल है, एक मीजोफिल का सेल उठाए, एक उसमें 20-40 होते हैं, 20 से 40 याद रखना, 20 से 40 ये इंपॉर्टेंट है। 20 से 40 होते हैं हमारे पास मीजोफिल सेल में, हमने पढ़ रखा है ना। मीजोफिल सेल होता है, एक बंडल शीथ सेल होता है। मीजोफिल सेल में C3 साइकिल चलता है, सॉरी C3 प्लांट में, मीजोफिल सेल में हमारे पास चलता है केल्विन साइकिल, लेकिन C4 प्लांट में हमारे पास बंडल शीथ सेल में चलता है। ठीक है, मतलब उसका C4 प्लांट में C3 और C4 दोनों साइकिल चलती हैं। C3 साइकिल बंडल शीथ सेल में चलती हैं, C4 साइकिल उसमें चलती हैं हमारे पास बंडल शीथ वो मीजोफिल सेल में। हाँ, तो हमें याद रखना है क्लोरोफिल होता है इसके अंदर 20 से 40, और क्लामाइडोमोनास में एक ही होता है।
इनर मेम्ब्रेन परमिएबल होती है, जो बता दिए हैं। हैं? अच्छा, इसमें ये बोल रखा है इनर मेम्ब्रेन मोर परमिएबल देन आउटर, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। लेस परमिएबल है, सॉरी, इनर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल होती है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। इनर मेम्ब्रेन जो होती है लेस परमिएबल होती है, और बाहर वाली मोर परमिएबल होती है। ठीक है। स्पेस लिमिटेड बाय इनर मेम्ब्रेन, इसको बोला जाता है स्पेस लिमिटेड बाय इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन जिसको इनक्लोज करके रखती है, मतलब तुम्हारे पास ये सेल है, क्लोरोप्लास्ट सेल है, सेल के बाद हमारे पास ये क्लोरोप्लास्ट आ रहा, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। इनर मेम्ब्रेन जिसको इनक्लोज कर जाके रखती है, इस पूरे रीजन को क्या बोला जाता है? स्ट्रोमा। ठीक है, इसको स्ट्रोमा बोला जाता है। ये लिख रखा है, इनर मेम्ब्रेन जो जिसको लिमिट करके रखती है, उसी को बोला जाता है स्ट्रोमा। ठीक है थाइलाकॉइड। अब क्या बोलते हैं, देखो ये हमारे पास सेल आया, ये हमारे पास सेल आया, सेल के अंदर हमने ये क्या लिया? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमने ये स्ट्रोमा के अंदर हमने ये थाइलाकॉइड ले लेते हैं। ये जो होता है थाइलाकॉइड, एक को थाइलाकॉइड बोला जाता है, सारों को ग्रेना बोला जाता है, ग्रेना। थाइलाकॉइड आर अरेंज इन स्टैक्स आल्सो नोन एज ग्रेना। ठीक है, क्या लिख रखा है? इंटर ग्रेनल थाइलाकॉइड, मतलब इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड। हमने वो पढ़ा ना कि हैज फ्लैट मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल आल्सो नोन एज स्ट्रोमा लैमिला। देखो जैसे मैंने बताया, ये हमारे पास एक ग्रेना चल रहा है, इसी के अंदर एक ही स्ट्रोमा के अंदर स्ट्रोमा एक ही है, मतलब स्ट्रोमा बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं इसको, एक ही क्लोरोप्लास्ट है, एक ही क्लोरोप्लास्ट मैंने बड़ा बना दिया है। यहाँ पर ये दूसरा है थाइलाकॉइड, दूसरा ग्रेना का ग्रेना हो गया, फिर थाइलाकॉइड के स्टैक हो गया। ये अभी हमारे पास एक ग्रेना का स्टैक हो गया, इसके अंदर बहुत सारे थाइलाकॉइड है। अब ये जिससे जुड़ा हुआ है, ये इसको बोला जाता है स्ट्रोमा लैमिला। ये बाहर जो मैट्रिक्स है उसको बोला जाता है स्ट्रोमा। उसके बाद यहाँ पर ये डबल मेम्ब्रेन स्पेस हो गई किसकी? क्लोरोप्लास्ट की। तो ये हमारे पास साइटोप्लाज्म हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई बाहर वाली। हाँ, तो अब ये जो दो ग्रेना किससे जुड़े रहते हैं? क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लैमिला से। और एक ग्रेना के अंदर हमारे पास थाइलाकॉइड, बहुत सारे थाइलाकॉइड्स होते हैं जिसके स्टैक बने होते हैं। तो अब हमारे पास ये पढ़ रखा है इसमें फोटोसिंथेसिस में, कि जो ये होता है ग्रेना, उसके अंदर फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 दोनों होता है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ फोटोसिस्टम 1 ही रहता है। ठीक है, ये 700 नैनोमीटर की लाइट से मतलब होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, इसमें नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है थाइलाकॉइड में। और क्या बोलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो, हैज फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2 मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड इंक्लूजेस ल्यूमेन। अब क्या बोलते हैं इसमें, ये बोल रखा है जो तुमने एक थाइलाकॉइड बनाया, थाइलाकॉइड के अंदर देखो, हम एक अच्छा बना के दिखाता हूँ, अच्छा बना के दिखा देता हूँ। ये हमारे पास सेल है, सेल के अंदर हमारे पास ये एक क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर तुमने ये ग्रेना बनाया, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना बनाया, ग्रेना को जोड़ दिया स्ट्रोमा लैमिला से। हाँ, स्ट्रोमा लैमिला से अब हमारे पास ये एक थाइलाकॉइड है, ये पूरा ग्रेना है, लेकिन ये एक थाइलाकॉइड है। थाइलाकॉइड के अंदर ये जो पार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है? ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड। ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड में हमारे पास H+ की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा करनी होती है, ताकि उस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को तोड़ा जाए, तब हमारे पास ATP बन सके। उसमें आता है फोटोसिंथेसिस में। ऑलराइट, एज फोटोसिस्टम 1 मेम्ब्रे has photosystem 1 and 2 member of thylakoid encloses lumen, has photosystem 1 thylakoid। स्ट्रोमा लैमिला। ठीक है, स्ट्रोमा लैमिला में हमारे पास फोटोसिस्टम 1 ही रहता है बस। मैट्रिक्स जो थे स्ट्रोमा मैट्रिक्स है बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन फॉर्मिंग एंजाइम।
इसके पास भी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन फॉर्मिंग एंजाइम होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी साथ बहुत सारे मोस्टली सारी एंजाइम होती हैं। तो हमारा मतलब कार्बोहाइड्रेट तो बनाएगा ही। देखो मैंने क्या बताया था, जो क्लोरोप्लास्ट है वो उसका काम ही है खाना बनाना फोटोसिंथेसिस करके, तो कार्बोहाइड्रेट फॉर्मिंग एंजाइम्स तो होंगे ही। उसके बाद हमारे पास बोल रखा है प्रोटीन फॉर्मिंग, जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था प्रोटीन वो अपना खुद बना सकता है। तो मोस्टली क्या अपने आप डिवाइस करने के लिए पिजन द्वारा उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में, तो प्रोटीन फॉर्मिंग एंजाइम उसके पास होते ही हैं बोथ। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया ये। आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट के लिए डार्क रिएक्शन एंजाइम रिबोस्को, कार्बोहाइड्रेट होता है उसका हम जब डार्क रिएक्शन होता है तब उसके लिए हमें रिबोस्को चाहिए होता है। जब हम C3C4 साइकिल की बात कर रहे हैं, उसके बाद उसका 5 कार्बन कंपाउंड होता है, उसके अंदर एक कार्बन और एक CO2 जुड़ जाता है, 6 कार्बन बन जाता है। 6 कार्बन बन जाता है, फिर 6 कार्बन प्रोडक्ट बन जाता है, फिर वो बनता है, फिर उसमें क्या बोलते हैं उसका रिडक्शन होता है, तो वो बन जाता है 2 3 3 वाले 3 मतलब 6 कार्बन कंपाउंड से 2 3 कार्बन 6 कार्बन कंपाउंड नहीं बनता, सॉरी सॉरी गलत बोल, मतलब तुम्हारे पास 5 कार्बन कंपाउंड होता है और एक कार्बन का मतलब एक CO2 जुड़ जाता है, तो 6 कार्बन का नहीं बन के वो 2 3 वाले में जुड़ जाता है, उसको बोला जाता है उस फिर वो होता है, फिर वो हमारे पास 2 और पार्ट में बढ़ जाता है, फिर वो हमारे पास वही बढ़ता है, फिर उसका और वो होता है उसमें उसको स्टेबल किया जाता है 2 CO2 नहीं सॉरी 2 ATP यूज़ करके, और 2 ATP और 2 NADPH यूज़ करके, क्योंकि 2 बार धो रहे हैं ना, हमने क्या बोलते हैं 6 वाले को 2 पार्ट में बांट दिया 3 3 वाले में, और वो 3 3 वाले को के लिए क्या बोलते हैं मतलब 2 हुए ना, 3 3 के 2 बने, 6 था टूट के 2 3 3 वाले बटा। अब उस 3 3 को स्टेबलाइज करने के लिए 2 ATP 2 NADPH यूज़ होते हैं, 2 ATP 2 NADPH यूज़ हुआ, फिर हमारे पास एक CO2 निकलता है केवल, फिर 5 कार्बन बचे, फिर 5 कार्बन वाला वापस अपना क्या बना देता है, रूबिस को बना देता है। ठीक है, रूबिस को मोस्ट अबंडेंट एंजाइम होता है बायोस्फीयर में, और जो हमारे पास कोलेजन होता है वो मोस्ट अबंडेंट एंजाइम होता है एनिमल में। ऑलराइट, अब आगे देखते हैं। स्ट्रोमा मैट्रिक्स दे रखा है, हैज बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन फॉर्मिंग एंजाइम, तो बता दिया मैंने। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट के लिए डार्क रिएक्शन होती है जिसमें एंजाइम जो होता है जो भी इसको चाहिए होता है। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास लाइट आती है, फोटोसिस्टम को एक्टिवेट करती है, ATP बनाती है। डार्क रिएक्शन में क्या होता है, उस ATP को यूज़ किया जाता है, ATP और NADPH को यूज़ किया जाता है ताकि वो कार्बोहाइड्रेट बन पाए। अब हम उसमें एक लाइन लिख रखी है कि पहले क्या बोलते हैं, मैंने बता दिया कि जब दूसरे स्टेप में हमारे पास क्या होता है, दूसरे स्टेप में C3 साइकिल में जो दूसरा स्टेप होता है उसमें 2 ATP और 2 NADPH निकलता है और यूज़ होता है। और जो हमारे पास जो तीसरा स्टेप होता है, तीसरा चौथा स्टेप जो जाता है, तीसरा चौथा स्टेप के बीच में एक मतलब एक तरीके से वो होता है, उसमें भी एक ATP यूज़ होता है। तो तुम्हारे पास क्या होता है, ATP 18 यूज़ हो रही है, अगर तुम्हें 6 बनानी है, कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए तुम्हें 6 चाहिए ना, तो 6 कार्बन चाहिए, तो 6 बार निकलेगा, तो 6 दूनी 12 हमारे पास NADP निकलेगा, और 6 3 18 ATP निकलेगा। तो हमें क्या पता चल रहा है कि हाँ ATP ज़्यादा चाहिए उसके लिए। तो वही होता है बस कि तुम्हें ज़्यादा ATP चाहिए उसके लिए, उसी के लिए मतलब मे बी इसीलिए तुम्हारे पास एक साइक्लिक और एक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन दोनों होता है। ठीक है, मतलब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का यही काम होगा, एनसाइट में लिख रखा है, यही काम होगा कि वो जो एक्स्ट्रा यूज़ ऑफ ATP है उसको कंपनसेट कर पाए। ठीक है, और क्या लिख रखा है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में बता दिया, रूबिस्को के बारे में बता दिया। प्रोटीन के लिए हमारे पास DNA डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है, ऊपर भी वो बताया था मैंने, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर सिंगल होता है, एक ही DNA होता है लेकिन डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर होता है। RNA हमारे पास mRNA RNA tRNA, राइबोसोम होता है 70S हो गया, और एंजाइम्स होती हैं बहुत सारे। हाँ, क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये तो हो गया। अब हम आ गए क्रोमोप्लास्ट में। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, कलर देता है इज फैट सोल्यूबल
कैरोटिनॉइड। कैरोटिनॉइड मैंने बता दिया। कराजिन सॉरी कराटिनॉइड। कैरोटिनॉइड हमारे पास कलर प्रोवाइडिंग होता है। ये कैरोटिनॉइड हो गया जो हमारे पास कलर प्रोवाइड करता है। हाँ, कैरोटिनॉइड हमारे पास कलर प्रोवाइडिंग होता है, पिगमेंट होता है। लाइक कैरोटीन प्रेजेंट होता है क्रोमोप्लास्ट के अंदर। दिस गिव्स येलो ऑरेंज रेड कलर टू प्लांट्स। येलो ऑरेंज रेड। all three plants of chloroplast are interconvertible। मतलब ऑल थ्री पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, मतलब सॉरी, जो हमारे पास क्रोमोप्लास्ट होता है वो फैट सॉल्युबल होता है। क्रोमोप्लास्ट सॉरी क्या बोल रहा हूँ, मतलब क्रोमोप्लास्ट जो होता है, क्रोमोप्लास्ट के पास एक फैट सॉल्युबल सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं केरोटीन। इसे जिसको कैरोटिनॉइड बोला जाता है। दिस गिव्स येलो ऑरेंज और रेड कलर ये सब देता है। ऑल थ्री पार्ट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर इंटर कन्वर्टेबल। मतलब तुम्हारे पास जो क्रोमोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में बदल सकता है। क्लोरोप्लास्ट हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, कोई भी किसी में कन्वर्ट हो सकता है। इसमें जो भी लिख रखा है मैंने पीछे बता ही दिया। देखो क्लामाइडोमोनास में एक होता है और ग्रीन एली होता है। 240 मिल ये सब बता दिया मैंने। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया बस एक नंबर पूछ ये पढ़ लो। और नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म और क्या लिखा, और नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज प्लेटेंट मेम्ब्रेनस कॉल्ड थैलाकॉइड। इसमें भी कुछ नहीं ज़्यादा, हो ही गया खत्म। चलो आगे बढ़ेंगे। इसका डायग्राम देख लो पहले। बस इसमें ये मैंने बताया वही है कि स्ट्रोमा हो गया, आउटर मेम्ब्रेन हो गया, इनर मेम्ब्रेन हो गया, ग्रेनम हो गया, थाइरोकॉइड हो गया, स्ट्रोमा लेमिना हो गया। बस अब आगे बढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे, हमने क्या क्या पढ़ लिया? माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया है। हम पढ़ेंगे पूरा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है।